आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे रोलिंग मोशन से संबंधित जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले रोलिंग मोशन का मतलब समझ लें। और रोलिंग मोशन का मतलब है जैसे कोई सिलेंडर है हमारे पास, उसको किसी ऊंचाई से लुढ़का दिया जाए तो लुढ़कते हुए जो गति होती है उसी को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो रोलिंग मोशन में दो गतियां हो गई। एक तो वो रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन होगा, घूर्णन गति, और अपने स्थान से वो आगे भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल गति होगी। मतलब घूर्णन गति और स्थानांतरण गति, दो प्रकार की गतियां होंगी हमारे रोलिंग मोशन में। तो दो प्रकार के गतियों के आधार पर हम लोगों को आंसर निकालना है। तो 79 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, जैसे हमारी फर्श है इस प्रकार से। तो कोई डिस्क यानी चकती है, उसका त्रिज्या 2 मीटर है और उसका जो द्रव्यमान है वो 100 किलोग्राम है। क्षैतिज सतह पर रोल कर रही है यानी लुढ़क रही है। इट्स सेंटर ऑफ मास है जी स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके द्रव्यमान केंद्र की जो गति है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिए यहाँ गलती ना हो। कह रहा हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। इसको रोकने के लिए कितने कार्य की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए दो प्रकार की गतियां हैं, एक घूर्णन गति और दूसरा घूर्णन गति यानी चक्रण गति और दूसरा स्थानांतरण गति। तो दो प्रकार की ऊर्जा होगी और वही ऊर्जा अगर हम रोकेंगे तो उसी ऊर्जा के बराबर हमको कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम ऊर्जा निकाल लें तो दो प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा और एक स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² और हाफ I⍵²। तो दोनों के आधार पर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड वर्क डन। तो अगर हमें कितना कार्य होगा उनको रोकने के लिए करना पड़ेगा, वो निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊर्जा है उसको रोकने के लिए हमें उस ऊर्जा के विरोध में कार्य करना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ब्रैकेट में kF माइनस KI लिखा गया है, यानी फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। देखिए अभी पीछे तक जो हम लोग पढ़े हैं तो उसमें ये पढ़ते थे कि प्रारंभिक में से अंतिम घटाते थे, जब ऊर्जा कितनी लॉस हुई निकालते थे तब। तो जाहिर सी बात है कि पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, तभी तो लॉस निकलेगा। अब यहाँ पर क्या स्थिति है कि यहाँ पर वो रोलिंग मोशन कर रहा है, घूर्णन गति हो रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा घूर्णन गति की स्पीड बढ़ेगी कुल मिला करके, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो अंतिम गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी प्रारंभिक से, इसलिए प्रारंभिक में अंतिम घटाया गया है। तो माइनस kF माइनस KI किया गया है। तो ये देखिए फाइनल में चूंकि वस्तु रुक जाएगी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अंत में जब रोक देंगे हम कार्य करके तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिखा गया प्लस KI यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो ये आ गई KI यानी प्रारंभिक की गतिज ऊर्जा होगी, अंत वाली तो कार्य करके रोकने के बाद 0 हो जाएगी, यानी पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी या पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। या दूसरे रूप में आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हम KI माइनस KF लिखते थे आप वैसे ही लिखिए, इस माइनस को भूल जाइए। तो आप KI माइनस KF भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो कुल मिलाकर के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि जब वस्तु रुक जाएगी तो जितनी भी गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए वही घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस स्थानांतरण गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा और हाफ एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हुआ? जो चकती या डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो आई की वैल्यू रख दी और v बराबर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह रखेंगे तो ओमेगा बराबर v अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो उसी का स्क्वायर हो गया, तो v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 3/4 एम वी स्क्वायर, तो यह आ गया 3/4 इंटू एम की वैल्यू 100 ग्राम थी इंटू वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, उसको मीटर में बदला और स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 3 जूल। तो ये जो 3 जूल हमारी ऊर्जा आई है, तो इतना ही हमको इसको रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो 3 जूल ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 79 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो कह रहा है हमारे पास एक ठोस बेलन है, जैसे रोटी जिससे बनाते हैं वो ठोस होता है, उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और 30 डिग्री से झुके हुए कोण वाले एक आनत तल पर, इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुके हुए तल पर वो रोलिंग मोशन कर रहा है, घूर्णन मतलब घूर्णन गति भी हो रही है और लुढ़क भी रहा है। तो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो द्रव्यमान केंद्र है सिलेंडर का वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी। तो इंक्लाइंड सरफेस यानी आनित तल या झुके हुए तल पर वो सिलेंडर कितनी दूरी तय करेगा, जी की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जितनी भी चीज दी गई है इसके माध्यम से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले क्या करेंगे कि ऊर्जा निकाल लेंगे कि ऊर्जा कितनी है और ऊर्जा के हिसाब से यश निकल आएगा। तो ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो कितनी दूर चलेगा सिलेंडर, इसका मतलब यह है कि चल के वो कहीं पर रुकेगा तो वही दूरी हम नापेंगे। तो चल करके जब रुकेगा तो जितनी गतिज ऊर्जा है वही तो स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी। तो कुल मिलाकर रुकते जब रुक जाएगा उस समय गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितनी है या पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर हो जाएगी। अब सिलेंडर में 2 प्रकार की गतियां हैं, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा और एक स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो सिलेंडर के लिए यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर रख देंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण, तो 1/4 एम आर स्क्वायर हो गया है और ओमेगा स्क्वायर। जैसा हमने पीछे चकती के लिए किया था डिस्क के लिए, वैसे यहाँ सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे हाफ एम आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक सिलेंडर को अगर काटें तो पतली पतली डिस्क ही निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर लुढ़क रहा है। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन के लिए लें तो उसका एंगल भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाया नहीं है। तो जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो देखिए फिगर ऐसे बना करता था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है।
अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ये सिलेंडर है, रोल कर रहा है, तो इस पर mg नीचे की ओर काम करता था और इधर वाला एक कंपोनेंट g साइन थीटा होता था। नॉर्मल रिएक्शन इस तरह काम करती थी और फ्रिक्शनल फोर्स इधर को काम करता था अगर घर्षण बल होता था तो ये जो है ये कंपोनेंट ये g साइन थीटा के साथ जाता था। आप पीछे पढ़े हैं बहुत अच्छे से, तो ये एंगल थीटा हो जाता था, तो ये g साइन थीटा के साथ जाता था, तो ये फ्रिक्शन पीछे हो जाता था। तो अगर ये दूरी अगर यस ले ली जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर mg रहेगा और h की जगह ये जो h है हमारा ये ऊंचाई, इसकी जगह sg साइन थीटा आ जाएगा। g तो है ही, यस साइन थीटा और आ जाएगा, मतलब msg साइन थीटा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर g साइन थीटा आया है। तो यहाँ पर देखिए mgs साइन 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू हाफ mvc सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाफ mv सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटर ऑफ मास जो भी है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो हाफ होती है, तो ये आ जाएगा यस बराबर 3/4 वी स्क्वायर सी एम अपान जी साइन थीटा। तो यस बराबर आ जाएगा 3/4 और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, 4 रख देंगे अपान जी की वैल्यू 10 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी। सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.4 मीटर। तो इस प्रकार से 80 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। एक ठोस गोला है वो रोलिंग मोशन में है, यानी लुढ़क रहा है। इन रोलिंग मोशन ए बॉडी प्रोसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी kT एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी kr साइमल्टेनियसली। अब ये खुद बता दे रहा है कि जो लुढ़क रहा है गोला, ठोस गोला, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कह रहा है द रेशियो ऑफ kT एंड kT प्लस kr फॉर द स्फीयर इज। ध्यान दीजिए kT और कुल मिला के टोटल kT और kr को जोड़ देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कुल गतिज ऊर्जा और स्थानांतरण गतिज ऊर्जा के बीच में हमको अनुपात निकालना है, इस बात को ध्यान देना है। बड़े आसानी से आएगा, बस थोड़ा सा समझना है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो के ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ जो ठोस गोला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है। एनसीईआरटी में लिखा है, फॉर स्फीयर नहीं, फॉर सॉलिड स्फीयर, इसको ध्यान दीजिए। और ओमेगा की जगह v बराबर r ओमेगा होता है तो ओमेगा बराबर v अपान r होगा, जैसा पीछे हमने बताया है। वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो kT प्लस kr हमारा 7/10 mv स्क्वायर आ जाएगा, या kT अपान kT प्लस kr इक्वल टू 5/7 आ जाएगा। अब देखिए kT हाफ mv स्क्वायर है, ये टोटल 7/10 है, तो ये हाफ से कटेगा तो 5 बार जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। तो kT अपान kT प्लस kr कुल मिला के 5/7 होगा। तो 81 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डिस्क एंड ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मास और रोल ऑफ ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एटीट्यूड एंड लेंथ। कह रहा है एक डिस्क है यानी चकती है और एक गोला है, समान त्रिज्या के हैं लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है। वो लुढ़कने वाली गति कर रहे हैं 2 इंक्लाइंड प्लेन यानी ढलान वाले
तलों पर सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, समान ऊंचाई और समान लंबाई से, यानी ऊंचाई भी बराबर है और ये जो लंबाई वाली दूरी है ये भी बराबर है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। तो कह रहा है इन दोनों में से चकती और गोले में कौन तली पर पहले पहुंच जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको ध्यान से समझिए और करने का प्रयास करिए। तो देखिए, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम व्हेन इट्स रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग इज गिवन बाय। तो ये जो है एनसीईआरटी में हमने निकाला था, ना निकाला गया हो तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि कौन सी बॉडी तली में पहले पहुंचेगी। उसके लिए टाइम का फार्मूला होता है T = √2L 1 + k² r², जहाँ के रेडियस ऑफ गायरेशन है, अपान g sin थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, डायरेक्ट इसको यूज करना है। सिंस g इज कांस्टेंट एंड L r एंड sin थीटा आर सेम फॉर बोथ। तो g तो हमारा नियत होता है और क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि रेडियस सेम है और जो जिस लंबाई पे वो लुढ़क रहे हैं वो भी सेम है। ढलान का कोण सेम इंक्लाइंड प्लेन पे है तो ढलान का कोण भी सेम है, तो साइन थीटा भी सेम है, तो ये सब सेम हो जाएगा। तो इसलिए T डिस्क अपान T स्फीयर, यानी चकती के लुढ़कने वाला टाइम अपान गोले के लुढ़कने वाला टाइम बराबर हो जाएगा √1 प्लस, क्योंकि ये तो सेम है तो 12 कट जाएगा, तो 1 प्लस kd², यानी डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन अपान r² अपान √1 प्लस k गोले का स्क्वायर, गोले का रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर अपान r²। तो ये हो जाएगा ½ √1 प्लस r² अपान 2r², क्योंकि kd के लिए जो है डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन r अपान √2 होगा और गोले के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन √2/5r होगा। ये कैसे आया? ये इस प्रकार से आएगा कि हमको ये पता होना चाहिए कि गोले का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर ये बात हमको पता है तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे। mr² = mk² का यूज करके। तो जैसे मान लीजिए डिस्क का निकालना है तो डिस्क के लिए ½ mr², क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² होता है, बराबर mk² हो जाएगा। तो m कट जाएगा तो ये r²/2 बराबर k² हो जाएगा, तो k बराबर r/√2 हो जाएगा, r/√2। इसी प्रकार स्फीयर का यानी गोले का निकालना है तो 2/5 mr² होता है, तो 2/5 mr² बराबर mk² करेंगे तो k बराबर √2/5 r आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, चूँकि TD अपान TS = √15/14 आया है, इसका मतलब जो डिस्क है उसका 15 ज़्यादा है, स्फीयर का 14 कम है। इसका मतलब डिस्क को लुढ़क कर नीचे आने में ज़्यादा समय लगेगा स्फीयर यानी गोले की तुलना में। तो 82 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर मास m and radius r rolling down an incline of angle theta without slipping down the incline without rolling is। तो कह रहा है एक ठोस गोला है, उसके त्वरण का रेशियो हमको बताना है, द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन। अगर उसका द्रव्यमान m लिया जाए और त्रिज्या r ले ली जाए और वो लुढ़क रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन में जिसका एंगल थीटा है, बिना फिसले हुए, विदाउट स्लिपिंग, और नीचे की ओर लुढ़क रहा है, तो कह रहा है इंक्लाइंड विदाउट रोलिंग इज। तो पहले क्या निकालना है कि विदाउट स्लिपिंग, बिना फिसले हुए,
और दोबारा में स्लिपिंग डाउन यानी फिसल करके, तो दोनों का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिए कि थीटा एंगल पर कोई ठोस गोला है, वो लुढ़क रहा है, पहले लुढ़क रहा है बिना फिसले हुए, और फिर दोबारा में फिसल रहा है बिना लुढ़के हुए। तो दोनों का हमें रेशियो निकालना है, किस चीज का, त्वरण का। विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड विदाउट रोलिंग इट। तो पहले केवल लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा। दूसरी कंडीशन में फिसल रहा है विदाउट रोलिंग यानी बिना लुढ़के। तो पहले वाला जो है विदाउट स्लिपिंग, इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों गति है, लेकिन बाद वाले में जब स्लिप करेगा तो केवल ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल नहीं है। तो इसमें केवल हाफ mv स्क्वायर होगा। तो दोनों का रेशियो हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड विदाउट रोलिंग इज। तो जब लुढ़केगा नहीं, केवल स्लिपिंग करेगा यानी फिसलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ए स्लिपिंग इक्वल टू जी साइन थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ढलान वाले में जो सीधा अगर हम निकालते हैं तो जी साइन थीटा के बराबर ए आता है। तो ए स्लिपिंग इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड विदाउट स्लिपिंग इज। दूसरे में क्या है कि लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है, फिसल नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए रोलिंग बराबर जी साइन थीटा होगा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा। इस चीज को हम बहुत बार पीछे एनसीईआरटी में निकाल के दिखा चुके। तो इन दोनों चीजों को जो है बॉक्स में आप बंद कर लीजिए कि जब केवल स्लिपिंग करेगा तो ए बराबर जी साइन थीटा होगा, जब फिसलेगा केवल तो ए बराबर जी साइन थीटा होगा, और जब लुढ़केगा तो उस समय यानी रोलिंग करेगा तो उस समय ए रोलिंग बराबर जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा। ये पीछे निकाला जा चुका है, इसलिए बार बार उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में देखिए हमने निकाल के बताया है। तो ये हमारा जी साइन थीटा हो जाएगा वहाँ अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैसे ही होगा जैसे हमने आपको बताया था कि स्फीयर है सॉलिड, उसका आई बराबर 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो 2/5 mr स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो एम से एम कट जाएगा, तो 2/5 आर स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होगा। तो के स्क्वायर की जगह 2/5 रख दिया, और ये आर स्क्वायर रहेगा नीचे आर स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो केवल 2/5 बचा। तो ये आ गया 5/7 जी साइन थीटा कुल मिला करके, इतना निकल के आ गया। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि फार ठोस गोले के लिए के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर 2/5 होता है। अब डिवाइड इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में फर्स्ट को अगर डिवाइड कर दें तो ए रोलिंग अपान ए स्लिपिंग इक्वल टू आ जाएगा 5/7, क्योंकि जी साइन थीटा कट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रेशियो हमारा आ जाएगा। तो 83 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल अप ए कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। कह रहा है एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, उसका घनत्व सब जगह समान है, यानी एक समान घनत्व का है, और रोल अप कर रहा है यानी लुढ़क रहा है एक घुमावदार सतह पर, कर्व्ड सरफेस यानी घुमावदार सतह पर, जिसका प्रारंभिक वेग v है। इट रीचेज अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v स्क्वायर अपान 4g। ये घुमावदार कर्व सतह पर v वेग से चल रहा है और मैक्सिमम हाइट कितनी
प्राप्त करता है 3v²/4g के बराबर विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, अपनी प्रारंभिक अवस्था से। तो कह रहा द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट क्या है ये हमको बताना है। तो अच्छे से समझिए, कोई कठिन बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, ये एच ऊंचाई दी गई है, यहाँ से v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घुमावदार सतह पर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक जब पहुँच रहा है, तो यहाँ तक जब पहुँच रहा है तो ये एच ऊंचाई के बराबर होगा। तो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जितनी गतिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर जाने के बाद अगर वस्तु ऊपर और नहीं जा पा रही तो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, यानी ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो इसलिए h बराबर 3v²/4g हो जाएगा। शो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से अगर हम देखें तो कुल इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरण गतिज ऊर्जा यहाँ पर आकर के स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी mgh बराबर स्थानांतरण गतिज ऊर्जा 12mv² प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा 12i²। ये हो गया mgh के बराबर। अब ये 12mv² प्लस 12i, v बराबर r ओमेगा होता है तो ओमेगा बराबर v/r रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg 3v²/4g। यहाँ पर h की वैल्यू रखी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12iv²/r² इक्वल टू 3/4 mv² - 12mv²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12iv²/r² बराबर 1/4 mv²। अब यहाँ पर i की जगह 12mr² रख देंगे, क्योंकि जो डिस्क है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण का मान 12mr² होता है। तो वैल्यू जब i की रखेंगे 12mr² तो ये आ जाएगा 1/4 mv²। हेंस द ऑब्जेक्ट इज डिस्क। तो चूंकि यहाँ पर सॉल्व करने पर हाँ ये वैल्यू नहीं रखेंगे, बल्कि सॉल्व करने पे आई की वैल्यू आ जाएगी 12mr²। तो कुल मिला के 12mr² डिस्क के लिए आई की वैल्यू होती है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये वो डिस्क होगा। 84 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक ठोस सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक क्षैतिज सतह पर लुढ़क रहा है 4 मीटर पर सेकेंड इसके वेग से। कह रहा है इट्स कोलाइड विद ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। अब ये लुढ़कते लुढ़कते एक स्प्रिंग से टकरा जाता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बल नियतांक जो है वो 200 न्यूटन मीटर है। तो कह रहा है द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग विल बी। तो अब देखिए कह रहा है कि स्प्रिंग अधिकतम कितना सिकुड़ जाएगी, तो हमें एच निकालना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब लुढ़केगा कोई सिलेंडर, ठोस सिलेंडर, और स्प्रिंग से टकराएगा तो इसकी जितनी भी गतिज ऊर्जा है वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर के इकट्ठा होगी, और जितनी गतिज ऊर्जा होगी वही जब स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी तो उसी अनुपात में वो स्प्रिंग सिकुड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एट मैक्सिमम कंप्रेशन द सॉलिड सिलेंडर विल स्टॉप। तो जब स्प्रिंग का अधिकतम सिकुड़ाव होगा तो सिलेंडर हमारा रुक जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो कह रहा है अगर हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो हम ये पाएंगे कि सिलेंडर में जितनी गतिज ऊर्जा
का नुकसान हुआ है स्प्रिंग में वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में दो प्रकार की गतियां हैं, एक स्थानांतरण गति, दूसरा घूर्णन गति। तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग के लिए ये फार्मूला है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आ गया हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, और सिलेंडर सॉलिड हो या डिस्क हो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण हाफ mr स्क्वायर होता है। तो I की जगह हाफ mr स्क्वायर रख दिया, और ओमेगा की जगह v बराबर r ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर v अपान r स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया हाफ kx स्क्वायर के बराबर। चूंकि v बराबर r ओमेगा एंड द सॉलिड सिलेंडर I बराबर हाफ mr स्क्वायर। तो ये बता रहा है कि जो हमने यहाँ रखा है ये v बराबर r ओमेगा के हिसाब से रखा है, और जो यहाँ रखा है ये सॉलिड सिलेंडर का I की वैल्यू होती है। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व करने पे हाफ kx स्क्वायर के बराबर, या इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/4 mv स्क्वायर बराबर हाफ kx स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 3/2 mv स्क्वायर बाई k। अब m की वैल्यू 3 किलोग्राम दिया है, v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड दिया है, k की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर दिया है। तो सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 36/100, या x बराबर आ जाएगा 6/10 यानी 0.6 मीटर। तो 0.6 मीटर हमारी स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी। तो 85 का बी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। अब आगे आ जाता है 86 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।